गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 के नौका विहार को, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत एक बार अपने मित्र के घर गए थे। कला कांकर राजभवन इसमें आएगा। तो वो जो कला कांकर है वो एक राज्य है, वहाँ पे वो अपने मित्र के यहाँ गए थे। तो वही बगल से गंगा नदी बह रही थी। गंगा नदी को देखकर उनके मन में अपने दोस्तों के साथ नौका पे विहार करने की इच्छा हुई और वो वहाँ निकल पड़े। जब वो गंगा में नौका विहार कर रहे थे तो उस समय का जो वर्णन है उसी को नौका विहार में उन्होंने किया है। और ये नौका विहार किसी के भी दिल को छू लेने वाली होगी। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्मा विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस वाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर से लहराता तार तरल सुंदर अंचल चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वकृत मृदुलहर। कवि कहते हैं शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत स्निग्ध मतलब होता है चिकनी, ज्योत्स्ना मतलब होता है चांदनी और उज्ज्वल मतलब सफ़ेद। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक मतलब टकटकी लगाकर या लगातार। इस अनंत नीरव मतलब शांत भूतल को यानी पृथ्वी को देख रही है। कह रहे शांत चिकनी उज्ज्वल चांदनी जो है वह टकटकी लगा करके इस अनंत शांत भूतल को देख रही है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत मतलब होता है बालू और सैया मतलब होता है बिस्तर यानी बेड पर। दुग्ध धवल दूध के समान सफ़ेद तनवंगी गंगा, तनवंगी का अर्थ होता है पतले अंगों वाली। बहुत सारे लोगों का नाम होता है तनु, तनु का अर्थ होता है पतले अंगों वाली। तो कह रहे तनवंगी गंगा ग्रीष्मा विरल, अविरल मतलब गर्मी से सूखी हुई। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, शांत मतलब होता है थकी और क्लांत मतलब दुखी, निश्चल मतलब बिल्कुल शांत। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बालू के बिस्तर पर दूध के समान सफ़ेद गर्मी से पतली हुई अंगों वाली गंगा जो है वह थकी हुई दुखी एकदम शांत लेट करके आराम कर रही हो। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। तापस मतलब होता है तपस्वी, बाला के समान, बाला मतलब कन्या के समान, निर्मल मतलब स्वच्छ। गंगा जो है उस समय तपस्वी कन्या के समान निर्मल है। शशि मुख यानी कि चंद्रमा के मुख से, दीपित मतलब चमक रहा है, मृदु करतल मतलब मृदुल मतलब होता है कोमल हथेलियाँ। गंगा के पानी में जब चंद्रमा की परछाई पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि गंगा के कोमल हथेलियाँ जो है वह चंद्रमा के मुख से चमक रहा है। और उसके उर मतलब होता है हृदय पर, कुंतल मतलब होता है बाल। जब उसमें छोटी छोटी लहरें उठती हैं गंगा में तो ऐसा लगता है जैसे कि वह गंगा नदी के बाल हो, गंगा रूपी नायिका के वह बाल हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। कह रहे कि जब तारों से युक्त नीले आकाश का प्रतिबिंब गंगा में पड़ता है और उस पर लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे गंगा रूपी नायिका ने नीले रंग का तारों से या मोतियों जड़ा साड़ी पहन रखा हो और वह हिल रहा हो, हवा से हिल रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वकृत मृदु लहर। वकृत मतलब होता है टेढ़ा,
कह रहे कि और जब उस पर छोटी छोटी गंगा में छोटी छोटी लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसा कि गंगा के नीले साड़ी में सिकुड़न आ गई हो। दूसरा पैरा है, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मृति सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंत मंद मंथर मंथर लघुतरड़ी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालो के पर, निश्चित जल में सुचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुनिल निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, कलाकांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कवि कहते हैं चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर मतलब होता है तत्परता से या जल्दी ही। कह रहे चांदनी रात का पहला पहर था और हम जल्दी ही नाव को लेकर के आगे बढ़े। सिकता की स्मृति सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता मतलब होता है बालू, स्मृति मतलब होता है हंसती हुई, मुस्कुराती हुई या खुली हुई। सीपी जो सिप थे उसमें जो मोती, उस पर मोती के समान, ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी रात जो है उसकी किरण जो है वो फैली हुई थी। कवि कह रहे हैं कि बालू पर जो खुले हुए सीप पड़े हुए थे उस पे चांदनी रात का प्रकाश जो है वो मोती के समान फैली हुई थी। हम लोगों ने नाव के पाल को चढ़ाया और लंगर को उठा करके आगे बढ़ गए। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरड़ी, तरड़ी मतलब होता है नौका, तरुड़ी मतलब होता है स्त्री, हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। कह रहे कि हमारी जो छोटी सी नाव थी वह हंस के समान धीरे धीरे नदी में बढ़ रही थी, तैर रही थी, और उसे देख करके ऐसा लगता था जैसे हंसनी जो है वह अपने पंखों को फैला करके तैर रही हो। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुनिल निर्भर। सुचि मतलब होता है पवित्र, दर्पण मतलब होता है शीशा। तो कह रहे हैं कि गंगा के पवित्र शीशे के समान जल में जब उसके किनारों की परछाई पड़ती थी, यानी गंगा नदी के किनारे की परछाई पड़ती थी, तो ऐसा लगता था दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। तो वो किनारा जो है क्षण भर के लिए दुगना ऊंचा दिखाई दे रहा था। जब गंगा के पवित्र शीशे के समान स्वच्छ जल में गंगा नदी के किनारे का प्रतिबिंब पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे वह क्षण भर के लिए किनारा जो है वह दुगना ऊंचा हो गया हो। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न शगन। कवि जहाँ गए थे, जिस राजभवन में रुके हुए थे, उस काला कांकर का प्रतिबिंब जल में जब पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे वह शांत जल के अंदर सोया हुआ हो और अपने पलकों में वैभव के अनगिनत सपने को भरे हुए। कलाकांकर के राजभवन का परछाई प्रतिबिंब जब जल में पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कि कलाकांकर का जो राजभवन है वह अपने पलकों में सैकड़ों सपनों को लेकर के, वैभव के सैकड़ों सपनों को लेकर के शांत सोया हुआ हो। अगला पद है, नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर, स्फरित नैनों के निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट के अविरल, फिरती लहरें लुक्षिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, परती परिशी जल में कल रूप पहले कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुख रुख। कवि कहता है नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। जब नौका चलती है और
आकाश का प्रतिबिंब नदी में दिखाई देता है, गंगा नदी में दिखाई देता है, और नौका के कारण जब उसमें लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता था जैसे आकाश का एक छोर से दूसरा छोर हिल रहा हो। स्फारित नैनों मतलब होता है खुले हुए आँखों से। निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल मतलब होता है तारों का समूह। ज्योतिर्कर मतलब ज्योतिर्कर प्रकाश करके। जल का अंतस्थल मतलब होता है हृदय। तो कवि कह रहे हैं कि और जो आकाश में चमकते हुए तारों का प्रतिबिंब जल में पड़ता है लहरों के साथ, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये तारे जो है वो आकाश के हृदय को प्रकाशित करके अपने आँखों को खोल करके उसमें कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हों। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुकछिप पल पल। तथा लहरें जो हैं वो तारों को अपने आंचल में छिपाए हुए हैं और उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुंदर स्त्री जो है वह अपने आंचल के सहारे जलते हुए छोटे छोटे दीपकों को छिपाए हुए हैं। सामने ही शुक्र तारे का सौंदर्य झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कि कोई जल में परी जो है वो तैर रही हो। रुपहले कचों में हो ओझल, कच मतलब होता है बाल, और उसके लहरों में लहर रूपी बालों में कभी कभी वह छिप जाता है। गंगा के लहर रूपी बालों में कभी कभी जो शुक्र तारा है उसका सौंदर्य जो है वो छिप जाता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुख रुख। कवि कहते हैं कि कभी कभी चंद्रमा जो है दसवीं तिथि का चंद्रमा, यानी कि जिस दिन कवि सैर पे गए थे, नौका विहार करने गए थे, उस दिन 10वीं तिथि था। तो कह रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे लहरों के घूंघट सा रुक रुक 10वीं का शशि तिर्यक मतलब होता है तिरछा मुख जो है, मुग्धा नायिका यानी कि जो शर्माने वाली स्त्री होती है उसके समान। तो कह रहे कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि 10वीं तिथि का चंद्रमा जो है वह मुग्धा नायिका के समान लहर रूपी घूंघट से अपने मुख को दिखाता है और फिर छिपा लेता है।